BNPSC पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भारत में परिवहन। यानी परिवहन किसे कहा जाता है? व्यक्ति तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। व्यक्ति तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है, जिसके कारण से भौगोलिक दूरियां क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्राचीन काल का अध्ययन करें तो प्राचीन काल में परिवहन के साधन के रूप में मनुष्य खुद का प्रयोग होता था और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को लेकर जाता है। बाद में बोझा ढोने वाले पशुओं के द्वारा परिवहन के साधनों का प्रयोग होने लगा। नदी वाले क्षेत्र में लठ डाल दिए जाते थे लकड़ी के और उसके द्वारा परिवहन किया जाता था। धीरे धीरे परिवहन के साधनों में प्रगति होने लगी और उसके कारण से पहिए का आविष्कार हुआ और तीव्र विकास हुआ और इंजन का आविष्कार हुआ। पहले भाप से चलने वाले इंजन थे, बाद में पेट्रोल से या विद्युत से चलने वाले इंजनों का आविष्कार हुआ। अब अपन परिवहन के साधनों की बात करें तो परिवहन को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। एक स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा आता है पाइपलाइन परिवहन। यानी परिवहन को 4 भागों में बांटा जाता है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन को भी 2 भागों में बांटा जाता है: एक सड़क परिवहन और दूसरा आ जाता है रेल परिवहन। सड़क परिवहन हो गया और रेल परिवहन। जल परिवहन को भी 2 भागों में बांटा जाता है: आंतरिक जल परिवहन और दूसरा आ जाता है महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। यानी परिवहन किसे कहा जाता है? व्यक्ति तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। सबसे पहले आता है स्थल परिवहन। स्थलीय भागों से होने वाले परिवहन को क्या कहा जाता है? स्थल परिवहन। स्थलीय भागों से होने वाले परिवहन को क्या कहा जाता है? स्थल परिवहन। अर्थात स्थलीय भागों से व्यक्ति तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? स्थल परिवहन कहा जाता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है: एक सड़क परिवहन और दूसरा रेल परिवहन। सड़क परिवहन का जो विकास किया जाता है वो सीमेंट के द्वारा किया जाता है या कंक्रीट के द्वारा या कोलतार के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाता है। और रेल परिवहन हेतु लोहे की 2 समानांतर पट्टियां होती हैं, उन पर भाप से या विद्युत से या डीजल से चलने वाली इंजनों के द्वारा अनेक डिब्बे खींचे जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रेल परिवहन कहा जाता है। जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन को 2 भागों में बांटा जाता है: जलीय मार्गों से होने वाले परिवहन को तो क्या कहा जाता है? जल परिवहन कहा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है: एक आंतरिक जल परिवहन और दूसरा कौन सा हो गया? महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन किसे कहा जाता है? देश के आंतरिक भागों में या तो किसी नदी के द्वारा या नहर के द्वारा या तालाब में या झील में होने वाले परिवहन को क्या कहा जाता है? आंतरिक जल परिवहन।
और महासागरों के मध्य या दो देशों के मध्य होने वाला परिवहन क्या कहलाता है? महासागरीय जल परिवहन का कहलाता है। वायुमार्गों के द्वारा होने वाले परिवहन को क्या कहा जाता है? वायु परिवहन कहा जाता है। और पाइपलाइन के माध्यम से होने वाले परिवहन को क्या कहा जाता है? पाइपलाइन परिवहन कहा जाता है। अब अपन बात करें स्थल परिवहन में सड़क परिवहन छोटी दूरी हेतु परिवहन का सबसे सुगम साधन है। सड़क परिवहन जो कि छोटी दूरी हेतु परिवहन का सबसे सुगम और सस्ता साधन है। द्वार से द्वार सेवा उपलब्ध करवाता है। द्वार से द्वार का मतलब अपन किसी भी यानी परिवहन के अन्य साधन का प्रयोग करते हैं उससे पहले अपने को किसका प्रयोग करना पड़ता है? सड़क परिवहन का प्रयोग करना पड़ता है। पहले अपन घर से रवाना होंगे तो अपन सबसे पहले सड़क मार्ग का प्रयोग करेंगे, फिर जाके चाहे रेल में बैठ रहे हैं, चाहे वायुयान में बैठ रहे हैं, चाहे जलीय भाग का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले किसका प्रयोग करना पड़ता है? सड़क परिवहन। ये वाला ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों को जोड़ता है और दो नगरीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो छोटी दूरी हेतु परिवहन का सबसे सुगम साधन कौन सा हो गया? सड़क परिवहन। लंबी दूरी हेतु परिवहन का सबसे सुगम तथा सस्ता साधन कौन सा हो गया? रेल परिवहन, जिसमें यात्री भार भी कम लगता है, किराया भी कम लगता है, अर्थात कौन सा साधन हो गया? रेल परिवहन हो गया। आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो रेल परिवहन के द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, संस्कृति का आदान प्रदान भी अधिक होता है और विकास भी क्या होता है? अधिक होता है। तीसरी बात करें, अगर वस्तु अत्यंत भारवाहक है, भारवाहक वस्तु होनी चाहिए, समय का महत्व नहीं होना चाहिए, या फिर दो देशों के मध्य कर रहे हैं यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, उस हेतु सबसे सुगम तथा सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन। अगर वस्तु अत्यंत भारवाहक है, समय का महत्व भी नहीं है और दो देशों के मध्य व्यापार हो रहा है, क्योंकि जल परिवहन या पतन, जल परिवहन के लिए किसका निर्माण करना पड़ता है? पतन का निर्माण करना पड़ता है। पतन भी कहा जाता है और बंदरगाह भी कहा जाता है। और ये वाले जो पतन या बंदरगाह होते हैं इनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अगर वस्तु अत्यंत भारवाहक हो, समय का महत्व नहीं हो और दो देशों के मध्य व्यापार करना हो, तो सबसे सुगम तथा सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन। इसके बाद में आता वायु परिवहन। अगर वस्तु अत्यंत हल्की है, इन दोनों में मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है, न तो जल परिवहन में और न ही वायु परिवहन में किसी भी प्रकार के मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है, केवल वायु परिवहन हेतु हवाई पट्टी का निर्माण करना पड़ता है। तो वस्तु अत्यंत हल्की होनी चाहिए, जल्दी नष्ट होने वाली हो, समय का अत्यधिक महत्व है, वस्तु अत्यंत मूल्यवान हो, या प्राकृतिक आपदा का समय हो या युद्ध का समय हो, उस समय परिवहन का सबसे सुगम साधन कौन सा है? वायु परिवहन। अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है या युद्ध की स्थिति होती है या फिर बाद में वस्तु अत्यंत महंगी होती है, जल्दी नष्ट होने वाली होती है, उस हेतु यानी सबसे सुगम साधन कौन सा है? वायु परिवहन। इसके लिए नागरिक उड्डयन यानी मंत्रालय की स्थापना की जाती है और वर्तमान में इसका जो कार्य है इंडियन एयरलाइंस करती है। फिर इसके बाद में आता है पाइपलाइन परिवहन। तरल या गैसीय पदार्थों के परिवहन हेतु परिवहन का सबसे सुगम तथा सस्ता साधन कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन।
तरल पदार्थ जैसे दूध हुआ या गैस पदार्थ हुए या फिर बाद में तरल लोहा हुआ या डीजल हुआ या पेट्रोलियम हुआ या केरोसिन हुआ, इन सबके परिवहन हेतु सबसे सुगम साधन कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन, क्योंकि इसके द्वारा जोखिम पूर्ण कार्य आदि हो जाते हैं। तो ये तो थे परिवहन के साधन। इसके बाद में अब सबसे पहले अपन बात करते हैं सड़क परिवहन की बात करते हैं। भारत का अध्ययन कर रहे हैं अपन, और भारत का अध्ययन करें तो भारत में सड़क परिवहन का महत्व सर्वाधिक पाया जाता है। सड़कों के द्वारा भारत में 43% यात्री तथा वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। भारत में अकेले सड़क मार्गों के द्वारा 43% यात्री और वस्तुओं का क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली का भाग है। सड़कों के घनत्व की बात करें या विस्तार की बात करें तो भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाला देश है। यहां पर सड़कों की लंबाई का अध्ययन करें तो 48.85 लाख किलोमीटर लंबी यहां पर क्या है? सड़कों की लंबाई। भारत की सड़कों की लंबाई का अध्ययन करें तो 48.85 लाख किलोमीटर लंबी यहां पर सड़कें हैं। अब इसके बाद में आता है प्रकार, निर्माण तथा रखरखाव के आधार पर भारतीय सड़कों को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा आता है राज्य राजमार्ग। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, दूसरा राज्य राजमार्ग हो गया, तीसरा जिलावर्ती सड़कें होगी, चौथा ग्रामीण सड़कें, और पांचवा आ जाता है सीमावर्ती सड़क। भारत में सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव के आधार पर भारतीय सड़कों को 5 भागों में बांटा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिलावर्ती सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग जिनको नेशनल हाईवे NH कहा जाता है, राज्य राजमार्ग जिसको SH कहा जाता है, स्टेट हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि भारत के विभिन्न भागों या विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। राज्यों को आपस में जोड़ते हैं, राज्यों की राजधानी को जोड़ते हैं, नगरीय क्षेत्रों को जोड़ते हैं और अनेक नगरीय क्षेत्रों को पतन वाले क्षेत्र से जोड़ने का कार्य वो कौन करते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग करते हैं। इनके निर्माण तथा रखरखाव का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिनके निर्माण का और रखरखाव का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होता है, अर्थात इनका
केंद्र सरकार ही करती है। इनका सुरक्षा का कार्य या वापस पुनः निर्माण का कार्य किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास ही होता है। ये वाली भारत में पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जैसे भारत हो गया, भारत के साथ में पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और इसके अलावा चीन का तिब्बत वाला भाग। इन देशों को आपस में सड़क परिवहन के द्वारा ही जोड़ा गया। भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और तिब्बत वाले जो क्षेत्र हैं, इन सबको आपस में जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा ही जोड़ा गया। वर्तमान में अध्ययन करें तो इनकी जो टोटल लंबाई है 66,631 लाख किलोमीटर इनकी क्या है? लंबाई है। वर्ष 2001 के अनुसार बाढ़ में 851 थी, जो कि बढ़ के वर्तमान में क्या हो गई है? अधिक हो गई। वर्तमान का अध्ययन करें तो नेशनल हाईवे भारत में कितने हैं? 231 से। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 231 राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इनमें सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है? NH7 है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है, जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कौन सा है? NH7 है, जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है? वाराणसी से किसको आपस में जोड़ रहा है? कन्याकुमारी से जोड़ रहा है। और 23,369 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH7 जो कि कहां से कहां तक जाता है? वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर। ये कौन सा है? नेशनल हाईवे है। दूसरा कौन सा आता है? NH6। एक याद रखना, NH और NH7। इन दोनों का जो निर्माण है वो ग्रांड ट्रंक रोड के अंतर्गत आता है, GT के अंतर्गत आता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये वाला NH है, 1949 किलोमीटर लंबा है। और ये वाला कहां से कहां तक जाता है? तो ये वाला इलाहाबाद से लेके, अर्थात ये वाला कहां से कहां तक जाता है? तो कोलकाता से धुरी, जिसको क्या कहा जाता है? धुरिया भी कहा जाता है। कोलकाता से कहां तक जाता है? दूरी तक जाता है, किसको क्या कहा जाता है? धुरिया भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1949 किलोमीटर। अब इसकी बात में आते हैं, अपन बात करते हैं NH फर्स्ट और सेकंड। इनका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। बाकी अध्ययन अपन कल वाले अध्याय में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।